15 जुलाई 1983 की सुबह इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप का बंदरगाह सामान्य दिनों जैसा ही था। मछुआरों की आवाजें, नम हवा की गंध और समुद्र पर तैरते दर्जनों छोटे बड़े जहाज। इन्हीं में से एक था छोटा कार्गो जहाज कपलस्तु, जो सामान के साथ 118 यात्रियों को पड़ोसी द्वीप की ओर ले जाने वाला था। जहाज पुराना था, लेकिन कप्तान के आत्मविश्वास और साफ मौसम ने सबको आश्वस्त कर रखा था। दोपहर तक नीला आसमान और शांत लहरें सफर को आसान बना रही थी। लोग डेक पर बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे। मगर शाम होते होते हवा का रुख बदलने लगा। पहले हल्की हल्की बूंदें पड़ी, फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया और समुद्र बेकाबू हो उठा। लहरें जहाज से टकराकर उसे झकझोरने लगी। यात्री डर के मारे भीगते हुए एक दूसरे से चिपक गए। रात गहराते ही रेडियो से आने वाली हल्की सी सिग्नल टोन भी बंद हो गई। कप्तान की कोशिशें बेकार गई और पूरी रात जहाज तूफान में भटकता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो समुद्र शांत था, लेकिन चारों ओर सिर्फ पानी सिवाय सामने दूर एक अजनबी, घना और हरा भरा आइलैंड दिखाई देने के, जो मानो उन्हें चुपचाप देख रहा हो। आइलैंड पर उतरने के बाद सभी ने राहत की सांस ली थी। दिन भर की थकान के बाद उन्होंने किनारे पर आग जलाई। कुछ लोग गीले कपड़े सुखाने लगे तो कुछ खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गए। रात तेजी से उतर आई। समुद्र के ऊपर हल्का सा धुंधल का छाया था और दूर तक सिर्फ लहरों का सफेद झाग दिखाई दे रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ लकड़ियों के जलने की चरचराहट और लहरों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन आधी रात के करीब अचानक समुद्र की दिशा से एक गहरी, लंबी और गूंजती हुई आवाज आई, जैसे किसी विशाल सीप के भीतर से किसी ने फूंक मारी हो। यह आवाज इतनी अलग थी कि आग के पास बैठे लोग चौंक कर खड़े हो गए। पहले तो सब ने सोचा कि यह लहरों के टकराने की गूंज है, लेकिन किनारे के पास मौजूद 3 लोगों ने कसम खाई कि यह इंसानी लय जैसी थी, मानो कोई बहुत धीमे सुर में कुछ बोल या गा रहा हो। उनकी बात सुनकर बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी ने मजाक में कहा कि शायद यह समंदर का गाना है, लेकिन सबकी आंखों में हल्का डर साफ झलक रहा था। कुछ ने आइलैंड के आसपास देखने की बात की, मगर कप्तान ने रात में पानी के पास जाने से मना कर दिया। फिर भी उनके मन में सवाल चुभने लगा, क्या हम यहाँ सच में अकेले हैं या कोई हमें देख रहा है? उस रात नींद किसी को ठीक से नहीं आई और समुद्र की वो गूंज सबके कानों में देर तक घूमती रही। 3 दिन बीतते बीतते स्थिति गंभीर होने लगी। समुद्र का खारा पानी पीने लायक नहीं था और किनारे पर इकट्ठा किया गया बारिश का पानी भी अब खत्म हो चुका था। प्यास से बच्चों के होंठ सूख गए थे और बुजुर्गों की आवाज भारी हो गई थी। कप्तान ने कुछ लोगों को जंगल के भीतर पानी की तलाश में भेजा। घना हरियाली से भरा जंगल नम और सीलन भरा था, जहां चलते हुए पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं पक्षियों की तेज आवाज डर पैदा कर रही थी। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद उन्हें चट्टानों के बीच से बहती एक पतली सी धारा मिली। पानी साफ और ठंडा था, मानो सीधे किसी पहाड़ी से उतर रहा हो। सभी ने राहत की सांस ली और भरपेट पानी पिया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि धारा के पास पड़े थे कुछ पुराने काले पड़ चुके लकड़ी के बर्तन और एक टूटा हुआ चूल्हा जिस पर अब भी जलने के निशान मौजूद थे। लकड़ी इतनी सड़ी हुई थी कि लगता था सालों से यहाँ पड़ी हो।
लेकिन चूल्हे के पास की जमीन पर मानो किसी ने हाल ही में सफाई की हो। एक पल के लिए सब चुप हो गए। यह किसके थे कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात साफ थी, यह जगह पूरी तरह सुनसान नहीं थी और कभी ना कभी यहाँ कोई और रह चुका था। यह सोचते ही सभी के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। आइलैंड पर आने के 7वें दिन सुबह का माहौल सामान्य था। कुछ लोग मछली पकड़ने में लगे थे, कुछ टहनियां इकट्ठी कर रहे थे और रोज की तरह आरिफ अपने बांस के बर्तन के साथ जंगल की धारा से पानी भरने निकला। 22 वर्षीय आरिफ खुशमिजाज और तेज-तर्रार लड़का था, जिसे अब तक किसी चीज से डर नहीं लगा था। लेकिन उस दिन वह दोपहर तक भी वापस नहीं आया। पहले लोगों ने सोचा कि शायद वह ज्यादा पानी भरने गया है, लेकिन जब शाम तक कोई खबर नहीं मिली तो चिंता बढ़ने लगी। तुरंत 6 लोग मशाले लेकर जंगल में उतर गए। घनी झाड़ियों और नम पत्तों के बीच घंटों तलाश के बाद एक पेड़ की ऊंची शाखा पर आरिफ की फटी हुई शर्ट अटकी मिली, ऐसे जैसे किसी ने जोर से खींचकर फाड़ दी हो और हवा में उछाल दी हो। उसके बर्तन, जूते या कोई और निशान कहीं नहीं था। आसपास की जमीन पर खरोंचे या संघर्ष के कोई सबूत भी नहीं मिले, मानो वह बस हवा में घुल गया हो। खोजी दल देर रात तक लौटा, लेकिन खाली हाथ। उस रात से पानी लेने जाने का नियम बदल गया। अब कोई अकेले नहीं जाता, हमेशा 2-2 के समूह में। लेकिन आरिफ की गुमशुदगी ने सभी के मन में एक गहरी बेचैनी और सवाल छोड़ दिया। अगर वह गिरा या भटका नहीं तो आखिर उसके साथ हुआ क्या? आरिफ के गुम हो जाने के बाद लोग पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे। दिन में सब साथ रहते, लेकिन रात में अंधेरा गिरते ही किनारे के पास आग जलाकर वहीं रुक जाते। फिर भी कुछ हफ्ते गुजरते गुजरते एक नया डर उनके बीच फैलने लगा। आधी रात के बाद जब हवा बिल्कुल थम जाती और लहरों की आवाज भी धीमी पड़ जाती, तब जंगल के भीतर से एक अजीब सी ध्वनि आने लगती, मानो लोहे की किसी मोटी छड़ को बार बार जोर से बजाया जा रहा हो। ठन्ना ठन्ना जैसी गूंज दूर तक फैलती और फिर कुछ देर बाद गायब हो जाती। शुरू में लोगों ने इसे पेड़ों के आपस में टकराने की आवाज समझा, लेकिन जल्दी ही एहसास हुआ कि यह आवाज बेहद नियमित है, जैसे कोई जानबूझकर किसी धातु को ठोक रहा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही कोई 4-5 लोगों का दल मशाल लेकर उस दिशा में बढ़ता, आवाज तुरंत बंद हो जाती और अगले दिन वहां जाकर देखने पर जमीन पर बस गिरे हुए पत्ते और घनी झाड़ियां मिलती, बाकी कुछ नहीं। यह रहस्य रोज गहराता जा रहा था। कई लोग मानने लगे कि जो भी यह कर रहा है वह उन्हें देख सकता है, उनकी हर हरकत पर नजर रख सकता है, और फिर हर रात यह सोचकर नींद उड़ जाती, अगर यह आवाज किसी इंसान की है तो वह हमसे छिप क्यों रहा है? समय बीतने के साथ सबसे बड़ा दुश्मन अब भूख बन चुकी थी। शुरुआती दिनों में बचे खुचे राशन, सूखी मछलियां और वर्षा का पानी किसी तरह सबको जिंदा रखे हुए थे, लेकिन हफ्ते गुजरते ही यह साधन खत्म होने लगे। मछली पकड़ना हर बार सफल नहीं होता था और जंगल में मिलने वाले फल भी सीमित थे। इसी कमी ने लोगों के बीच पहली दरार डाल दी। एक गुट का कहना था कि अब वक्त है जंगल के भीतर और गहराई में जाने का, शायद वहां खाने पीने का अच्छा इंतजाम मिल जाए, जबकि दूसरा गुट मानता था कि जंगल में जाना खतरनाक है। आरिफ की गुमशुदगी और अजीब आवाजें इसका सबूत थी। इसलिए बेहतर है कि वे समुद्र किनारे रहें और मदद का इंतजार करें।
बहस धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगी। रात के समय कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका खाना चोरी हो गया, तो दूसरे पक्ष ने पलटकर आरोप लगाया कि यह बस बहाना है। असली चोरी करने वाले वही हैं। एक दूसरे पर झूठ बोलने, सामान छिपाने और मदद के इशारों को जानबूझकर नजरअंदाज करने के आरोप लगने लगे। माहौल अब सिर्फ डर और अनिश्चितता से नहीं बल्कि गहरे अविश्वास से भी भर गया था। पहले जो लोग एक दूसरे की जान बचाने के लिए साथ थे, अब एक दूसरे पर शक करने लगे थे, और शायद यह डर से भी ज्यादा खतरनाक था। एक ठंडी और बिल्कुल शांत रात थी। समुद्र की लहरें हल्के से किनारे को छू रही थी और आकाश में बादलों के बीच से चांद झांक रहा था। लोग आग के पास बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी किसी ने अचानक समुद्र की दिशा में नजर घुमाई और इशारा किया। दूर पहाड़ी की ढलान पर घने पेड़ों के बीच से एक तेज लाल रोशनी चमक रही थी, मानो किसी ने बड़ा अलाव जलाया हो। रोशनी स्थिर नहीं थी, कभी तेज होती तो कभी मंद, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि यह कोई भ्रम नहीं हो सकता था। कुछ लोगों ने कहा यह मदद का संकेत हो सकता है, तो कुछ को शक था कि शायद यह वही किसी का काम है जो रात में अजीब आवाजें करता है। सुबह होते ही 4 लोग मशाल, पानी और थोड़े से खाने के साथ उस दिशा में निकल पड़े। बाकी लोग पूरे दिन बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार करते रहे। सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले केवल 3 लोग वापस आए। उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा डर साफ दिख रहा था। सबके पूछने पर उनमें से एक ने धीमी टूटी हुई आवाज में बस इतना कहा, हम वहाँ किसी से मिले और उन्होंने हमें वापस जाने को कहा। इतना कहकर वह चुप हो गया और बाकी दोनों ने भी इस बारे में एक शब्द नहीं बोला। उस रात वे तीनों नींद में बड़बड़ाते रहे, लेकिन कोई समझ नहीं सका कि उन्होंने वहां क्या देखा था। और जो चौथा आदमी उनके साथ गया था, उसका नाम फिर कभी किसी ने जोर से नहीं लिया। आइलैंड पर फंसे हुए अब पूरे 2 साल बीत चुके थे। 1985 की एक धूप भरी सुबह जब लोग समुद्र किनारे जाल डाल रहे थे, अचानक दूर लहरों के बीच एक लकड़ी की मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। इतने समय बाद आखिरकार कोई आया था। लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, कपड़े और टहनियां जलाकर धुआं बनाने लगे ताकि दूर से देखा जा सके। नाव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब शायद यह अंत होने वाला था। लेकिन जैसे ही नाव कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंची, वह अचानक रुक गई। नाव पर खड़े 2 लोग दूरबीन से उन्हें देख रहे थे। कुछ पल तक सब स्थिर रहा। फिर बिना कोई इशारा किए नाव धीरे धीरे मुड़ी और विपरीत दिशा में चल पड़ी। किनारे पर खड़े लोगों के चेहरे पर उम्मीद से ज्यादा सदमा था। किसी ने चिल्लाकर पूछा, वे क्यों जा रहे हैं? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। भीड़ के बीच खड़े एक बुजुर्ग ने धीमी टूटी आवाज में कहा, उन्होंने हमें देखा और जानबूझकर नजरअंदाज किया। यह बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। उस पल सभी को समझ आ गया कि शायद बाहर की दुनिया जानती है कि वे यहाँ है, लेकिन किसी वजह से उन्हें बचाना नहीं चाहती। उस दिन के बाद से मदद का इंतजार अब उम्मीद नहीं बल्कि एक डर बन गया। डर इस बात का कि अगर कोई आएगा भी तो वह उन्हें ले जाने के लिए नहीं बल्कि किसी और वजह से आएगा। समय आगे बढ़ता रहा और आइलैंड पर हर दिन जैसे किसी अदृश्य बोझ को और भारी कर देता था।
1987 आते आते शुरुआती 118 में से केवल 76 लोग ही बचे थे। बाकी लोग अलग अलग कारणों से खो गए। कुछ बीमार पड़कर धीरे धीरे दम तोड़ गए, कुछ शिकार या मछली पकड़ते हुए हादसों का शिकार हुए और कुछ बस गायब हो गए। सबसे डरावनी बात यही थी कि इन गुमशुदगियों का कोई सुराग कभी नहीं मिला। हर बार यह एक जैसा होता। रात में सब सामान्य लगता, लोग आग के पास बैठे बातें करते और सुबह होते ही किसी एक का बिस्तर खाली मिलता। कोई चीख, कोई संघर्ष का निशान, कोई पांवों के निशान, कुछ भी नहीं। बस एक नाम कम हो जाता। शुरुआत में लोग मानते थे कि शायद कोई डर के मारे अकेले भाग गया हो, लेकिन आइलैंड से भागने का रास्ता ही नहीं था। कच्ची नावें भी लहरों में टूट जाती। धीरे धीरे हर कोई अपने आसपास के लोगों पर शक करने लगा। रात में सोते समय लोग एक दूसरे के और करीब सोने लगे। फिर भी यह सिलसिला रुकता नहीं था। कुछ का कहना था कि यह सब महज बदकिस्मती है, तो कुछ फुसफुसाकर कहते थे, हम में से कोई है जो बाकी को गायब कर रहा है। इस शक ने माहौल को और जहरीला बना दिया और अब डर केवल आइलैंड से नहीं बल्कि अपने ही साथियों से भी होने लगा। फरवरी 1991 की ठंडी सुबह थी। समुद्र की धुंध के बीच अचानक एक विशाल मालवाहक जहाज की परछाई नजर आई। बचे हुए लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे। लोग राहत की सांस लेने लगे, मानो वो डर और भूख से भरे साल अब किसी दूर के बुरे सपने का हिस्सा हो। लेकिन रात होते ही अजीब बातें शुरू हो गई। कुछ लोग अब भी नींद में चिल्लाते थे। किसी को लगता था कि उनके पीछे कोई खड़ा है और कई बार तो बचे हुए लोग आपस में एक दूसरे के नाम फुसफुसाते हुए जाग जाते। सबको लगा यह सिर्फ सदमे का असर है। लेकिन एक हफ्ते बाद पहले शख्स की रहस्यमय मौत हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे आइलैंड पर लोग गायब होते थे। डर खत्म नहीं हुआ था, वो हमारे साथ वापस आ गया था। सरकारी जांच की फाइलें किसी हॉरर कहानी जैसी थी। आइलैंड का असली नाम कभी नक्शों पर था ही नहीं। दस्तावेजों से पता चला कि 1970 के दशक में यह इंडोनेशियाई सेना का एक गुप्त डिटेंशन कैंप था, जहां राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा था सभी कैदी मर चुके हैं। लेकिन 1991 के बचाव के बाद तैयार हुई सूची ने जांचकर्ताओं को हिला दिया, क्योंकि 77 बचे लोगों में से 6 चेहरे किसी भी यात्री सूची, सरकारी रिकॉर्ड या गुमशुदा रिपोर्ट में मौजूद नहीं थे। वीडियो फुटेज में देखा गया कि बचाव के कुछ घंटों बाद यह 6 लोग चुपचाप जहाज के डेक से नीचे उतरे, बंदरगाह पर उतरे और भीड़ में गायब हो गए, बिना किसी का ध्यान खींचे। उनके नाम, उनका अतीत और उन 8 सालों में वे कहाँ थे आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ कहते हैं वे असली कैदी थे जो मरने वाले थे, लेकिन बचे और कुछ मानते हैं वे इंसान ही नहीं।